हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का वाइट रेड क्लास का मैच, जो कि होने जा रहा है मिडिल सिक्स और एसएस के बीच में। तो ये मैच होने जा रहा है लॉर्ड्स में, जो कि मिडिल सिक्स का घर है। और काफ़ी दिनों के बाद मिडिल सिक्स अपना होम मैच लॉर्ड्स में खेलने वाली है। बीच में दो होम मैचेस उनको खेलने पड़े थे रेडलेट में, और दोनों ही मैच वो हारे थे। और अभी तक काफ़ी ख़राब हालत पे वो चल रहे हैं। मेरे ख्याल से एक ही जीत उन्होंने दर्ज करा था, वो भी अपनी बैटिंग की वजह से। बॉलिंग कतई अच्छी नहीं हुई है अभी तक। ग्लैमरगंज जैसे टीम के अगेंस्ट भी उतना अच्छा मौका मिलने के बावजूद भी उनकी बॉलिंग ठीक ठाक जगह पे टीम को ख़त्म नहीं कर पाई थी। बैटिंग में भी इश्यूज रहे थे, वो भी तब जब पॉल स्टर्लिंग और यॉन मॉर्गन जैसे प्लेयर्स अवेलेबल थे। अब तो वो भी नहीं है। तो अभी देखना पड़ेगा कि इनके जगह पर जो आ रहे हैं वो कितना ज़्यादा अपने मौके का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कुछ चेंजेस तो होंगे ही, क्योंकि कुछ प्लेयर्स बाहर गए हैं। कैप्टनसी भी हैंड ओवर कर दिया गया है स्टीवन फिन के ऊपर। और अगर हम एसेस की बात करें तो हाईली इनकंसिस्टेंट टीम नज़र आ रही है। जिस दिन हम सोच रहे हैं कि कोई चांस है, उस दिन बुरी तरीके से वो हार रहे हैं। जिस दिन हम सोच रहे हैं कोई चांस नहीं है, उस दिन उन्होंने सरप्राइजिंगली जीत हासिल कर लिया। तो कुछ प्लेयर्स उभर के आ रहे हैं जिसकी तरफ से धीरे धीरे करके, जिनको हमने सीज़न की शुरुआत से ही नोटिफाई करके रखा हुआ था। लेकिन अभी उनको लोग धीरे धीरे करके देख रहे हैं, ले भी रहे हैं। कुछ लोग टीम में, कुछ लोग शायद नहीं। आज के मैच में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होने वाला है ना, वो है टीम कॉम्बिनेशन बना पाना। ठीक है, क्यों? मैं आगे तो जब टीम बनाऊंगा आपको दिखाऊंगा ही, क्योंकि एक आध जोन पे इतने सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, किसी को भी छोड़ना रिस्की हो सकता है। तो उनको अगर आप लेने जाएंगे तो बाकी जोन के जो प्लेयर्स होंगे उनको ले पाना मुश्किल हो जाता है। तो वो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, सब कुछ यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। देखते रहो। ये लॉर्ड्स में इस सीजन में एक मैच ऑलरेडी हुआ है, ठीक है, जो कि पहला मैच था मिडलसेक्स का, जो कि सरे के अगेंस्ट में हुआ था। तो एक आइडिया लॉर्ड्स के ग्राउंड के बारे में मैंने वहाँ पर आपको दिया हुआ है कि रन्स यहाँ पे बहुत बनते हैं। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा बनते हैं। और स्पिनर्स के लिए खास कुछ यहाँ पे नहीं होता है, पेसर्स का ही अपर हैंड होता है। अब यह कोई स्पिनिंग ऑलराउंडर वगैरह हो जो एक आध विकेट कहीं से निकाल के अपनी बैटिंग कर दे, तब अलग बात है। नहीं तो स्पिनर्स के लिए कोई हेल्प वगैरह नहीं होता है। और दो तीन मिडिल से बॉलर्स होते हैं, क्योंकि उनका ही घर है, क्योंकि जो कंसिस्टेंटली इस ग्राउंड पे अच्छा करते हैं। ठीक है, तो वह क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से प्लेयर्स की मैं बातें कर रहा हूँ, और सब कुछ जो भी बताने लायक है सब कुछ यहाँ बातें करेंगे। कल का दिन अच्छा नहीं गया था, और ये होता रहेगा। आई होप आप इन चीज़ों को सीरियसली नहीं ले रहे होंगे। अच्छा दिन जाएगा, बुरा दिन आएगा। और मैं हमेशा ही कहता हूँ कि 120 से 130 मैचेस का टूर्नामेंट है। आराम से आप 40-50 से ज़्यादा मैचेस हारेंगे, तो उनको लेकर सीरियसली मत लो। जहाँ पे आप जीत रहे हो उन्हीं चीज़ों को यूटिलाइज करने की कोशिश करो, मोटिवेशन लो। जीत को भी सीरियसली मत लो, हार को भी सीरियसली मत लो। ठीक है, बस फ्लो में चलते रहो, और एट द एंड ऑफ द डे आई होप आप प्रॉफिट में ही रहोगे। तो जो भी हो, आखिरी 5 मैचों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 मैच नो रिजल्ट भी हुए हैं, और बाकी जो 3 मैच से रिजल्ट आए हैं उनमें से मिडिल से आगे है। ठीक है, इस ग्राउंड पे रिकॉर्ड की बात करें तो यहाँ पर भी लगभग 50-50 का ही मामला चल रहा है पिछले कुछ समय में। अभी एक बार देख लेते हैं, जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो क्या होता है। हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, बिल्कुल 2017 से, जो कि हुआ था चेम्सफर्ड में। तो ये इसका घर था। इसका था नहीं था, है अभी भी। 172 उन्होंने बनाया था। करंट स्कोर पेपर से आपको रैंडम डस्काटे और वीटर दिख जाएंगे। वीटर का ऐसा ही है, मतलब उनका बहुत कंसिस्टेंसी आप उम्मीद नहीं रख सकते हैं। यही 30-35 रन का ही मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स वो इनिंग्स करते हैं। 20 में शायद एक आध इनिंग्स आ भी जाए, लेकिन ऐसा एक जोन उनका रहता है, और ये भी काफ़ी इनकन्सिस्टेंट होता है उनका। ठीक है, जहाँ यहाँ पर भी आपको दिख जाएगा, किसी और फिक्चर में भी आपने देखा होगा वीटर का नाम। जब भी उनका रहता है 30-35 के भीतर रन रहता है, और नहीं तो नहीं। बहुत ही रेयर ही होगा जहाँ पर आपने वीटर का कुछ बड़ा स्कोर देखा होगा। तो जो भी हो, हेल्म और साउटर ने यहाँ पर काम करके रखा हुआ था। विजय से चेज नहीं कर पाई थी, लेकिन सिम्पसन के कुछ स्कोर्स आपको दिख जाएंगे, साथ में लॉरेंस की बॉलिंग। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि चेम्सफर्ड में लॉरेंस और दिलपोर्ट हिस्टोरिकली अच्छा करते थे। जो भी हो, तो यहाँ पर ये कुछ था। एसिक्स ने ये मैच जीता हुआ था। ठीक है, और ये मैच आखिरी 5 में नहीं आता है वैसे। अच्छा, उसके बाद फिर से चेम्सफोर्ड में मैच हुआ। ब्रिटिश ने यहाँ पर ठीक ठाक स्कोर खड़ा किया था, 179। सिम्पसन फिर से आपको दिख रहे हैं एस्किनाजी के साथ, और यहाँ पे हार्मर के साथ लॉरेंस का कुछ विकेट दिख रहे हैं। एसिक्स यहाँ पर फिर से चेस कर गई। फिर से आपको व्हीटर दिख रहे हैं। लॉरेंस के कुछ कंट्रीब्यूशन बैटिंग से भी, और वेस्ली जिनको खिलाया नहीं जा रहा है। हेल्म वापस से, साउटर वापस से आपको दिख रहे हैं। 18 वाला मैच फिर से चेम्सफर्ड में हुआ। अच्छा, यही मैच था। अच्छा, ये है 2018 का दूसरा मैच जो हुआ था लॉर्ड्स में, और अभी तक का लॉर्ड्स का पहला मैच। देखिए, जैसे ही लॉर्ड्स में वापस आ गई गाड़ी 210। ठीक है, कहाँ पर स्कोर पहुंच गया। ये कोई बैट्समैन थे जो अभी अवेलेबल नहीं है, हार्मर कुक के विकेट्स। एसेक्स ने उसको भी चेस कर लिया।
डैन लॉरेंस, साथ में वरुण चोपड़ा जो कंसिस्टेंटली यहाँ पर कुछ ना कुछ करे जा रहे हैं। अवेलेबल हालांकि नहीं है लेकिन उनका परफॉर्मेंस है। स्टीफन फिन, अच्छा वरुण चोपड़ा तो अवेलेबल नहीं है, ठीक है, लेकिन एक चीज़ जो हम नोटिस कर पा रहे हैं कि नोटिस करो एसिस का टॉप ऑर्डर यहाँ पर काफ़ी अच्छा कर रहा है। वीटर वरुण चोपड़ा दोनों ओपनर्स, उसके बाद वीटर वरुण चोपड़ा वापस से दोनों ओपनर्स, उसके बाद यहाँ पर फिर से वरुण चोपड़ा के रन है, जो भी ओपनर ही है एक ओपनर, लेकिन एक ओपनर कम से कम यहाँ पर चल ही रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। तो एसेक्स ने यहाँ पर भी डिसेंट स्कोर खड़ा कर दिया, चेस कर दिया इनफैक्ट 211 के टारगेट को भी। तो लगातार 3 मैच यहाँ पर एसेक्स जीतती हुई आ रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 3 में से 2 मैच आखिरी 5 में नहीं आता है। अच्छा, बीच में कुछ नो डेसिल वगैरह भी रहे हैं क्योंकि, और ये है सेकेंड लास्ट मैच। अच्छा, ये है लास्ट मैच जो हुआ था लॉर्ड्स में, तीसरा मैच जो है, दूसरा मैच जो लॉर्ड्स में हुआ, एसेक्स ने बनाया 164 रन्स, यहाँ पर भी बने लेकिन थोड़ा सा कम है लॉर्ड्स के स्टैंडर्ड के हिसाब से। नीचे आपने देखा 210 जब चेज हो गया तब यहाँ पर रन्स बनते हैं। वेस्ली के साथ ब्रांडन डोशाटा को देख रहे हैं, हेल्म साउटर फिर से मिडिल सिक्स ने चेज कर लिया। करंट स्क्वाड में वर्सेस अभी कोई अवेलेबल नहीं है। और ये है आखिरी मैच जो पिछले सीजन में हुआ था, ये भी लॉर्ड्स में ही हुआ था। मिडिल सिक्स ने बना था 167। ये कुछ परफॉर्मर्स थे एस्किनाजी और होलमन। एस्किनाजी हिस्टोरिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस ग्राउंड पर। जो मैंने पहला मैच था मिडिल सिक्स का सरे के अगेंस्ट वहाँ पर मैंने बताया हुआ था। तो यहाँ पर भी आप दिख रहे हैं, साथ में पेसर के 10 मिनट कुछ विकेट। हार्मन ने यहाँ पर भी विकेट निकाला था 2, और एसेक्स वो चेस नहीं कर पाई। हार्मर के परफॉर्मेंस आपको दिख रहे हैं, काफ़ी बार यहाँ पर भी उन्होंने बैटिंग से कुछ कंट्रीब्यूट करा हुआ था। साथ में लॉरेंस और रैंडल डुस्कार्ट, स्टीवन फिन जो हमेशा ही कंट्रीब्यूट करते हुए दिखे गए हैं इस ग्राउंड पर हिस्टोरिकली, वो यहाँ पे 3 विकेट। साथ में हॉलमन और हेल्म। अभी हॉलमन को क्या है, लोग कंप्लीटली अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे तो उस तरह से खराब परफॉर्मेंस उन्होंने कुछ करा नहीं है पहले मैच के बाद से। पहले मैच में भी उनको सही से ओवर नहीं मिला था, पॉल स्टर्लिंग को उनके ओवर दिए गए थे, लेकिन उसके बाद से उनको जितना मौका मिला है उन्होंने अपना काम करके रखा हुआ है। लेकिन फिर भी लोग उस तरह से इनको कॉन्सिडरेशन में नहीं ला रहे हैं, बड़े बड़े नाम के बीच में ये खो जा रहे हैं कहीं ना कहीं पे। तो बातें करेंगे इनके बारे में। तो देखिए, लगातार 3 मैच हुई है लॉर्ड्स में, अगर हम देखेंगे तो जिनमें से एक मिडिल सिक्स ने जीता है, एक एसेक्स ने जीता है और 2 मिडिल सिक्स ने जीता है। तो कुछ परफॉर्मर्स हमें यहाँ से देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, जैसे कि डैन लॉरेंस, स्टीवन फिन तो है ही, इनके बारे में बातें नहीं करते हैं। और यहाँ से हार्बर आए थे। दूसरे मैच पर अगर हम देखेंगे तो हेल्म तो है ही, साथ में वेस्ली, ब्रायंटन डुस्कार्ट, स्नेटर के बीच बीच में एक आध करके विकेट हैं। और आखिरी मैच पर अगर हम देखेंगे तो वापस से डैन लॉरेंस आ गए, ब्रायंटन डुस्कार्ट आ गए, हार्मर आ गए, फिन आ गए, हेल्म आ गए, और हार्मर के विकेट्स भी यहाँ पर थे डैन लॉरेंस के साथ। तो कुछ नाम यहाँ पे आ रहे हैं कॉमन, जो हेड टू हेड में भी सही और ग्राउंड में भी, जो लगातार 3 मैचेस यहाँ पे हुए हैं वहाँ पर भी हमें देखने को मिल रहा है। जिनमें से डैन लॉरेंस का नाम है, जिनमें से हार्मर का नाम है, ब्रायंटन डुस्कार्ट भी कुछ नाम है। लेकिन प्रॉब्लम एक ही होता है इनको कि एक तो ये काफ़ी नीचे आते हैं, और क्योंकि बैटिंग से ही पॉइंट देते हैं तो बैटिंग सेक्शन में किसी टॉप ऑर्डर बैट्समैन के ऊपर इनको चॉइस कर पाना मुश्किल हो जाता है। और अगर ज़्यादा रन नहीं बनाए तो वो एक स्लॉट गया आपके लिए। ये स्नेटर के बीच बीच में एक आध का विकेट है। इसके सिवाय हम टॉम हेल्म का नाम देख पा रहे हैं। स्टीवन फिन तो रहते ही हैं मिडिल सिक्स के ग्राउंड, मतलब लॉर्ड्स के ग्राउंड पर, इसमें तो कोई बोलने वाली बात है नहीं। तो यही कुछ चीज़ें हैं। और नीचे जो हमने मैचेस देखे थे, उसके पहले वाले जो मैचेस जो चेल्सफोर्ड में हुए थे, वहाँ पर हमने नोटिस करा था कि एसेक्स का टॉप ऑर्डर यहाँ पर अच्छा करा है हिस्टोरिकली। नाम बदले हैं लेकिन परफॉर्मेंस वहाँ से आया है, ठीक है। एक और चीज़ जो नोटिस करने वाली है कि यहाँ पर उस तरह से बैटिंग कोलैप्स नहीं हुआ है, इनफैक्ट रन्स तो काफ़ी बने हैं यहाँ पर, ठीक है। ये एक था जहाँ पर 164 बना था, यहाँ पर 156, जो भी बहुत कम स्कोर नहीं है। तो यही सबसे कम स्कोर है इस फिक्चर में, मतलब इस फिक्चर में रन्स बने हैं, ठीक है। मिडिल सिक्स की तो मतलब हिस्ट्री रहा है कि वो एक बैटिंग डोमिनेटिंग टीम रहते हैं, तो उन्होंने तो रन बनाया ही है। इवन एसिक्स ने भी यहाँ पर बैटिंग अच्छी करी हुई है। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो हिट से देखने लायक था। अगर हम समराइजेशन पे आ जाएं तो डैन लॉरेंस आपको दिख जाएंगे 31-32 के बीच में इनका औसत है। उसके बाद ब्रायंटन डुस्कार्ट का भी 37 के आसपास औसत है, जो कि काफ़ी अच्छा है। लेकिन अभी उस तरह से अच्छा नहीं कर पा रहे ब्रायंटन डुस्कार्ट, कुछ बैड लक भी चल रहा है, टाइम भी उनका उतना अच्छा नहीं चल रहा है, परफॉर्मेंस भी उतना अच्छा नहीं आ रहा है। लेकिन जो भी हो, रिकॉर्ड्स तो रिकॉर्ड्स हैं ही। साथ में सिम्पसन आपको दिख रहे हैं 34। ये कभी भी बड़ा स्कोर नहीं खेलते हैं, लेकिन हमेशा ही कंट्रीब्यूट करते रहते हैं, मतलब कहीं नहीं खेलते हैं ये बोलना गलत होगा, लेकिन आपको जनरली ये उतना बड़ा कोई स्कोर करते हुए नहीं दिख जाएंगे, लेकिन कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। और यहाँ पर भी आपको वही दिख रहा है। बॉलिंग पे ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है, लेकिन लॉर्ड्स के ग्राउंड पर आपने स्टीवन फिन और हेलन का नाम काफ़ी बार देखा हुआ है।
तो ये है सारी चीज़ें जो हेड टू हेड से बताने लायक था, ठीक है। जितना था मैंने आपको दिखा दिया। कुछ रेलिवेंट नाम हैं, ज़्यादा तो नहीं मिलेंगे ऑफ कोर्स, कुछ रेलिवेंट नाम हैं जो अभी भी अवेलेबल हैं दोनों टीम की स्क्वाड्स में। अभी आ जाते हैं और देखते हैं ग्राउंड में क्या क्या चीज़ें होती हैं। मिडिल्स का घर है तो मिडिल्स के परफॉर्मेंस आपको दिख जाएंगे, हेल्म और फिन, ठीक है। और फिन का परफॉर्मेंस यहाँ पर देख सकते हैं, 13 मैच 22 विकेट्स, औसत भी काफ़ी अच्छा, और हमेशा ही इस ग्राउंड में विकेट लेते हैं दिया गया है, ठीक है। मतलब देखिए, हमेशा का मतलब आप कभी भी ये मत सोच लेना कि 10 में से 10 मैच में, 10 में से 8 या 9 मैच में विकेट वो लेते हैं, ठीक है। बंचेस में भी लेके रखा हुआ है, और जनरली यहाँ से वो खाली हाथ नहीं जाते हैं। और हेल्म भी एक ऐसे परफॉर्मर है, फिन से थोड़ा सा कम, लेकिन ये भी काफ़ी कंसिस्टेंट नजर आए हैं। और अभी हेल्म भी अवेलेबल हैं। सीजन के शुरुआत से ना हेल्म थे ना मृतक थे, तो इनएक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप के साथ खेलना पड़ रहा था मिडिल्स को, जिसको काफ़ी बुरी तरीके से ओपोनेंट टीम के जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन हुआ करते थे, उन्होंने काफ़ी बुरी तरीके से इनका इस्तेमाल किया। अभी ये दोनों वापस आ चुके हैं, और इन दोनों की क्वालिटी से आप ब्लेक कुलेन और इथान बैम्पर वगैरह जो खेल रहे थे उनकी क्वालिटी को कंपेयर नहीं कर सकते। तो मिडिल्स की बॉलिंग अभी तक जो काफ़ी बुरी नज़र आ रही थी, वो अभी काफ़ी हद तक इंप्रूव हो सकता है, इसको आप कॉन्सिडरेशन में रख सकते हैं, ठीक है। आगे बातें करेंगे और भी चीज़ें। अच्छा, ये है कुछ परफॉर्मर्स, अभी देखते हैं इस ग्राउंड पे मैचेस कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। कुछ नाम आएंगे जो कि आपको कॉन्सिस्टेंटली देखने को मिल जाएंगे, उनको आपको कॉन्सिडरेशन में रखना है। तो वो कौन कौन से होते हैं देखते हैं। देखो, यह है पिछले सीजन का मैच, मिडिल्स ने बनाया 209 रन। एक चीज़ तो कॉन्सिस्टेंट है, यहाँ पर रन काफ़ी बनते हैं। आप यहाँ पे छोटा मोटा रन बना के उम्मीद नहीं ही रख सकते हैं कि आप जीत पाएंगे। तो देखिए, 209 रन बने। एस्किनासी, गबिन्स जो भी वापस आए हैं आज के मैच में स्क्वाड में, और बाकी कोई अवेलेबल नहीं है। पेसर्स का ही अपर हैंड होता है, स्पिनर्स उतना इफेक्टिव यहाँ पर नहीं होते हैं, ठीक है। जनरली अभी विकेट्स नहीं मिल सकते, मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ हेल्प नहीं मिलता है उतना ज़्यादा। लेकिन एक स्पिनर है मिडिल्स की टीम में जो इस ग्राउंड पे अच्छा करते हैं, और वो है नेथन साउटर, ठीक है। स्टीवन फिन तो है ही, साथ में देखिए 3 बॉलर मैंने आपको नाम बताया नेथन साउटर को लेके, तो तीनों ही ने यहाँ पर विकेट निकाला। और केंट चेस तो नहीं कर पाए, लेकिन 209 उन्होंने ही बनाए थे। अगला मैच 165, उतना ज़्यादा बड़ा स्कोर नहीं था। इसकी ना वापस से सिम्पसन, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते रहते हैं, और साथ में कीपिंग के पॉइंट्स आपको देते ही हैं। पेसर्स का अपर हैंड, ससेक्स के अगस्त मैच था, उन्होंने चेस कर लिया। फिन हॉलमैन, फिन हेल्म और साथ में हॉलमैन आपको दिख रहे हैं। हॉलमैन भी इस ग्राउंड पे काफ़ी हैंडी परफॉर्मर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ हैंडी का मतलब क्या होता है। हैंडी का मतलब ये नहीं होता है कि वो मतलब 100 पॉइंट्स आपको दिखे जाएंगे, लेकिन कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस उनका होता है, ठीक है। बैटिंग भी जब मिल जाती है 15, 20, 25 रन कर ही देते हैं, विकेट भी 1-2 निकाल देते हैं, तो ये चीज़ आपको उनसे मिल जाती है। अच्छा, तो ये कुछ बॉलर्स हैं जिन्होंने विकेट निकाला। साउटर यहाँ पर हालांकि विकेट नहीं निकाल पाए थे। अगला मैच, ये जो आखिरी हेड टू हेड आपने देखा था, यहाँ पर भी अगर आपको दिखेगा तो इसकी राशि आपको दिख जाएंगे। हॉलमैन देखिए 25 रन 2 विकेट, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। फिन और हेल्म तो है ही। साउटर कुछ मैचों में मिस भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ मैचों में उन्होंने बंचेस में विकेट निकाला हुआ है। इसकी राशि एक नाम आपको आ रहे हैं जो लगातार यहाँ पर रन बना रहे हैं, ठीक है। 84, उसके बाद अगर नीचे आएंगे तो 79, उसके बाद नीचे आएंगे तो 51, तो लगातार 3 हाफ सेंचुरीज आपको देखने को मिल रही है। चौथा मैच आ जाते हैं। देखिए, रन यहाँ पे काफ़ी कम बना था, 142, यहाँ पर रन थोड़ा सा कम बना था, ठीक है। लेकिन इसकी राशि आपको यहाँ पर भी दिख रहे हैं, सिम्पसन के साथ, पेसर्स के साथ लेग स्पिनर्स ने यहाँ पर विकेट्स निकाला, ठीक है। लेग स्पिनर मतलब हैम्पशायर का जो मेसन प्लेन होता है, पता ही होगा आपको। अभी हैम्पशायर का यहाँ पर बैटिंग कोलैप्स हो गया था। अभी पिछले सीजन में हैम्पशायर की हालत बहुत ख़राब थी, ये मैंने कई बार बताया हुआ है। तो अब हो सकता है बैटिंग कोलैप्स नहीं हो यहाँ पे, लेकिन लीड किया था किसने, हेल्म, मर्ता और फिन, साथ में साउटर। तो जो मैंने आपको नाम बताए हैं, मर्ता का अभी उस तरह से आपने, मर्ता क्या है कि वो एक इकोनॉमिकल बॉलर रहते हैं, मतलब इनको हिट कर पाना इतना इजी नहीं होता है, लाइन में बॉल करते हैं, ऐसा होता है। हो सकता है एक आध विकेट भी निकाल लें, लेकिन आप इनसे बहुत ज़्यादा विकेट्स की उम्मीद नहीं रख सकते। लेकिन बाकी जो बॉलर्स हैं ना, हेल्म, फिन तो आप देख ही रहे हैं, और बाकी साउटर या हॉलमैन जो भी आते हैं वो विकेट्स निकाल के जाते हैं। मर्ता जैसे कि यहाँ पर 2 विकेट थे, ठीक है, तो उन्होंने ही यहाँ पे प्रेशर बना के रखा था और विकेट्स भी बराबर निकाले। हैम्पशायर की बैटिंग का तो मतलब क्रेडिट था ही। आखिरी जो मैच हुआ था, यहाँ पर 218 रन बनाया था सारे ने, आप देख सकते हैं रन्स काफ़ी बने, ठीक है। ये कुछ बॉलर से हेल्म फिर से आपको देख रहे हैं, मर्ता साउटर के साथ, यहाँ पर फिन नहीं है, तो ये 1 आउट ऑफ मैच हो सकता है जहाँ पर फिन को विकेट नहीं मिले, लेकिन मोस्ट मैचेस में ही फिन यहाँ पर विकेट लेके जाते हैं। मिडिलसेक्स ने वो चेस तो नहीं कर पाए, लेकिन 188 उन्होंने ही बनाया था। एस्किनासी के साथ क्रैकनल आपको दिख जाएंगे। स्पिनर्स के कुछ विकेट्स यहाँ पर आते हैं, मतलब ये मत सोच लेना कि स्पिनर से लिए कुछ हेल्प वगैरह होगा। ओपनिंग बॉलर्स जो होते हैं, जो पेसर्स वगैरह आते हैं,
मोस्टली उनको रन्स पड़ते हैं, तो ब्रेक थ्रू दिलवाने का काम जो है वो स्पिनर्स कर जाते हैं कभी कभार। ठीक है, बाकी स्पिनर्स को कोई हेल्प वगैरह यहाँ पे नहीं है, ऐसा गलती से ही मत रख लेना। और इस सीज़न में जो एक मैच हुआ था यहाँ पर भी हमें वैसी ही चीज़ें देखने को मिली, फिर से सारे ने यहाँ पर 200 में पहुँचा दिया। साउटर, फिन और कैमरन क्रिस ग्रीन शायद नाम है इनका, तो इन्होंने यहाँ पर एक विकेट निकाला था। मिडिल सीजन में स्टार्ट बहुत अच्छा लिया था, जहाँ पर स्टर्लिंग, फिर से देखिए एस्किनासी, इस सीजन में एक भी मैच में उनका रन नहीं है, लेकिन इस ग्राउंड पे उन्होंने रन बना के रखा हुआ है। फॉर्म का थोड़ा इशू है, ये आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन रन उन्होंने यहाँ पर बनाया रखा है और ये कंसिस्टेंट है। पिछले सीजन के सारे जो मैचेस आपने देखे हैं, सब मैचेस में उन्होंने रन बनाया है। यहाँ पर भी पहला मैच जो हुआ था, रन बनाया था उन्होंने, ज़्यादा नहीं लेकिन बनाया ज़रूर था। पेसर्स के साथ स्पिनर्स कुछ विकेट थे और मिडिल यहाँ पर चेज नहीं कर पाए डिस्पाइट हैविंग ए गुड स्टार्ट। ठीक है, उनका बैटिंग क्योंकि मिडिल ऑर्डर में काफ़ी वीक है, आपको पता ही होगा, तो वहाँ पे वो हार गए, नहीं तो रन्स तो यहाँ पर भी बने थे। तो एक चीज़ जो हम लॉर्ड्स में नोटिस कर पाते हैं वो है रन्स यहाँ पे बहुत बनते हैं। बहुत ही रेयर होगा जब आप यहाँ पे कोई बैटिंग कोलैप्स देखेंगे, पेसर्स का ही अपर हैंड होता है, उनके अगर बॉलिंग से किसी तरह के बॉलर्स को हेल्प मिलता है, जिसको कहीं मिलता तो नहीं हेल्प किसी को, लेकिन अगर कोई एडवांटेज वगैरह ले पाता है तो वो पेसर्स ही हैं। स्पिनर्स के लिए खास कुछ नहीं है, लेकिन बीच बीच में ब्रेक थ्रू वगैरह दिलवाने के काम पे आ जाते हैं ये। ठीक है, कुछ नाम अपने यहाँ पर देखे हैं जो कंसिस्टेंट है। हेल्म माफ करना, फिन बॉलिंग से और एस्किनासी बैटिंग से कंसिस्टेंट है। यहाँ पे कंसिस्टेंट का मतलब ये समझ लो कि मैं 10 में से 10 मैच नहीं बता रहा, 10 में से 8 या 9 मैच। ठीक है, इसके अलावा भी हेल्म हमें दिख रहे हैं, हमेशा ही यहाँ पर विकेट लेके जाते हैं। साउटर, हॉलमन में से कोई एक यहाँ पर काम करके जाता है और दोनों ही बैटिंग अच्छी कर लेते हैं। हॉलमन का बैटिंग ऑर्डर थोड़ा ऊपर है, बस यही। बस इससे ज़्यादा कंसिस्टेंसी हमें कोई देखने को नहीं मिला। बीच बीच में हमें सिम्पसन का नाम देखने को मिला है, एक आध मैच में क्रैकनेल देखने को मिला है, बस यही है। ठीक है, अगर सभी कंसिस्टेंट हो जाते तो मिडिल सीजन का तो परफॉर्मेंस इस ग्राउंड पे अलग लेवल पे चला जाता है, जो कि ऑफकोर्स है नहीं, तो इसी रीजन की वजह से कंसिस्टेंसी की कमी है। प्लेइंग इलेवन की बात करते हैं तो ये प्लेइंग इलेवन कुछ इस तरह का हो सकता है। अभी देखिए, हिस्ट्री ये कह रहा है, ट्रेंड ये कह रहा है कि ये हाई स्कोरिंग फिक्सचर है, ये ग्राउंड भी हाई स्कोरिंग है, तो हमें टॉप ऑर्डर हिटर बैट्समैनों के ऊपर प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हमने डैन लॉरेंस का नाम देखा है, रायन टेन डोस्काटे का भी नाम देखा है और हार्मर का नाम देखा है, जो यहाँ पर अच्छा करते हैं। ठीक है, हार्मर को यहाँ पर कहीं ना कहीं से विकेट्स जरूर मिल जाते हैं और बैटिंग से भी उन्होंने जितना मौका उनको मिला है कंसिस्टेंटली परफॉर्म करके रखा हुआ है। और हार्मर मैं हमेशा कहता हूँ, ये भले ही कैप्टन वाइस कैप्टन मटेरियल नहीं हो T20 में, लेकिन एक कंसिस्टेंट पॉइंट स्कोरर जरूर है। तो ये 3 में से 2 आप रख सकते हैं इजीली, हार्मर और डैन लॉरेंस को। रायन टेन डोस्काटे के बारे में आप सोच सकते हैं, अगर स्पेस मिले तो लीजिए, नहीं तो इग्नोर भी कर सकते हैं आप। लेकिन टॉप ऑर्डर बैट्समैन को हमें प्रायोरिटी देना है। एडम विटर यहाँ पर लगभग रन उनका है ही 25, 30, 35 और कीपिंग भी करवा रहे हैं, क्योंकि बुटलमैन को अभी धीरे धीरे करके लोग ले लेंगे। ठीक है, पिछले मैच की इनिंग्स के बाद, और मैंने सीजन की शुरुआत से बता के रखा हुआ है कि इनके पास काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, इन्होंने बड़ा इनिंग्स भी खेल के रखा हुआ है। अभी क्या है कि देखिए, रन्स तो बनेंगे, लेकिन क्या यही बैट्समैन बनाएंगे जो हम ले रहे हैं, ज़रूरी नहीं है। और दूसरी बात क्या है कि मिडिल सीजन की तरफ से अभी ओपनिंग स्पेल पे आ जाएंगे मर्ता और हेल्म, जिनको हिट कर पाना इजीली इतना इजी नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए टॉप ऑर्डर से जल्दी विकेट्स गिर भी सकते हैं। लेकिन हाँ, अभी क्या है कि एसिस की तरफ से कोई रन बना रहा है तो इनके कीपर्स के जोन पे जो बैट्समैन हैं वही बना रहे हैं, चाहे वो विटर हो जाए, चाहे वो बुटलमैन हो। पेपर ने भी कुछ रन बनाए हुए हैं, तो हमें क्या करना है, विटर बुटलमैन को हमें रखकर चलना है। ठीक है, बुटलमैन फॉर्म पर है, टैलेंट की तो कमी है ही नहीं, अभी पता नहीं क्या करेंगे। अगर वो फेल हो जाते हैं तो कीपर सेक्शन में एक प्लेयर को लेकर जो आप अपना टीम का स्ट्रक्चर बिगाड़ रहे हैं वो भी खराब हो सकता है। डैन लॉरेंस हमारे टीम में होंगे, हार्मर को भी मैं रखने की कोशिश करूंगा, निशम को मैं रखना पसंद करूंगा। यहाँ पे ये कंडीशन उनके सपोर्ट में आ सकता है। और मैं हमेशा कहता हूँ, देखिए निशम भले ही 0 पॉइंट दे, माइनस दे, लेकिन आप इनको स्मॉल लीग में इग्नोर नहीं कर सकते। इनका पोटेंशियल क्या है, इन्होंने पहले मैच में दिखा के रखा हुआ है, बॉलिंग भी करवा रहे हैं। समय खराब चल रहा है, बस जिस दिन टाइम सिक्स हो जाएगा, लक भी ठीक से काम करेगा इनका, उस दिन आप देख पाएंगे। और वैसे भी मुझे इतना कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी आज की मैच में भी अगर आप स्मॉल लीग खेलेंगे, आराम से कोई ना कोई आपके ओपोनेंट ऐसे आएंगे ही जो इनको कैप्टन हसरत बनाएंगे। ठीक है, तो ये 5 प्लेयर्स हमारे टीम में होंगे। छठा प्लेयर मैं पेपर और रायन टेन डोस्काटे में से किसी एक को लेने की कोशिश करूंगा अगर मुझे बैट्समैन चाहिए तो। और बॉलरों में से टॉस के ऊपर डिपेंड करता है। सैम कुक बॉलिंग फर्स्ट में, मैं हमेशा कहता हूं, तो सैम कुक बॉलिंग फर्स्ट में, नहीं तो देखना पड़ेगा किसको लेते हैं हम। पिछले मैच में स्नेडर खेल लेते हैं, थोड़ी सी बैटिंग ये कर लेते हैं, हालांकि बॉलिंग से तो किसी काम पे आए नहीं थे, और वैसे भी प्लॉम जो पहले खेल रहे थे वो भी खास कुछ बॉलिंग से कर नहीं पाए थे, तो कोई बात बनता नहीं है इसका।
बेंच पे वेस्ली हैं, लेकिन अभी पिछले मैच में जीतने के बाद अभी मुझे नहीं लगता टीम कॉम्बिनेशन चेंज करना पसंद करेगी। ब्रिटिश तरफ से बात करें तो एस्किनाजी ओपनिंग करने आएंगे अभी, क्योंकि स्टर्लिंग नहीं है तो गबिन्स आ सकते हैं ओपनिंग करने। ठीक है, गबिन्स वन डाउन भी खेल सकते हैं और क्रैकनेल को भी भेजा जा सकता है, मतलब यही आपके लिए टॉप 3 बनाएंगे। उसके बाद आएंगे डैरेल मिचेल। अभी एक चीज़ जो समझाने लायक है, आपके पास ये 3 आप कह सकते हैं प्रॉपर बैट्समैन हैं, लेकिन उसके नीचे जो प्लेयर्स हैं ना वो काइंड ऑफ ऑलराउंडर टाइप है। जैसे कि देखिए डैरेल मिचेल ऑलराउंडर है, सिम्सन विकेट कीपर बैट्समैन है, वो इतने मतलब कंसिस्टेंट स्कोररों में से नहीं है, आपके लिए कुछ बैलेंस कर देंगे टीम में ज़रूर, लेकिन आप उनको प्रॉपर बैट्समैन नहीं कह सकते। उसके बाद हॉलमन, ग्रीन, साउटर, ये सारे ही बैटिंग कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत बड़े कुछ इनिंग्स का उम्मीद आप यहाँ से नहीं रख सकते। तो बैटिंग जो है वापस से मिडिल सीरीज का छोटा होने वाला है। ठीक है, बॉलिंग पे मैं मानता हूँ कि हेल्म आ गए हैं, मर्ता अभी हैं इनके पास, साउटर भी वापस आ रहे हैं, तो बॉलिंग ठीक है, लेकिन बैटिंग में जो कमी पॉल स्टर्लिंग और मॉर्गन के जाने से होने वाली है, उसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है कि कितना कुछ कंप्लीट कर पाएगी ये टीम। अभी एस्किनाजी को मैं छोड़ने वाला हूँ नहीं, ठीक है, कुछ लोग हो सकता है लें, कुछ लोग नहीं लें, मेरे टीम में होंगे। और मैं पहले ही बता रहा हूँ, अगर आपको ब्रिटिश की तरफ से किसी बैट्समैन को कैप्टन बनाना है तो वो चॉइस एस्किनाजी ही है। ठीक है, ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि मैं इनको नहीं कुछ करूँ, सिर्फ उनके फॉर्म को लेकर मुझे थोड़ा सा डाउट है, लेकिन ये मैंने पिछले सीजन में भी ऑब्जर्व करके रखा हुआ है कि चाहे दूसरे ग्राउंड पे वो कुछ भी करें, इस ग्राउंड पे आकर ही उनका परफॉर्मेंस अलग अलग चला जाता है। तो ऑफकोर्स एक चॉइस हमेशा बने रहते हैं, फॉर्म का लिए थोड़ा इशू है, इसलिए स्मॉल लीग में इनिशियली मैं सजेस्ट नहीं कर रहा। अगर आप रिस्क लेना चाहते हो ले सकते हो, लेकिन टीम में मेरे ज़रूर होंगे। गबिन्स ये थोड़ी सी बॉलिंग भी करवा लेते हैं, चांस कम है कि इनको बॉलिंग दी जाए, क्योंकि ऑलरेडी टीम के पास हॉलमन है, ग्रीन है, साउटर है, 3 स्पिनर्स हैं, 3 यहाँ पर पेसर्स भी हैं, तो 6 बॉलर्स तो हैं ही, मिचेल भी आ गए हैं, तो मुश्किल है इनकी बॉलिंग करवाना। बैटिंग से उतना खास कुछ मैंने नहीं देखा है, वही 20-25 के भीतर रन है, और थोड़ा सा बॉलिंग से कंट्रीब्यूट करते थे, इसीलिए इंपॉर्टेंस ज़्यादा होता था इनका। लेकिन अभी ये बॉलिंग अगर नहीं कराते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप स्मॉल लीग में रहना पसंद करेंगे। क्रैकनेल काफ़ी अच्छा करे हैं इन्होंने, 3 जो मैच उन्होंने खेला है मेरे ख्याल से उनमें से 2 में रन बना के आए हैं, वो ठीक ठाक है, आप ले सकते हैं। हालांकि मुझे लगता है कि इनसे बेटर ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हो सकता है, लेकिन ब्रिटिश इस तरह से जितने लोगों ने परफॉर्म करा है उनमें से क्रैकनेल ही है अभी बैटिंग सेक्शन में जो लोग ले रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा रिस्की हो सकता है इनको ड्रॉप करना। डैरेल मिचेल आएंगे आज के मैच में खेलने, और पहला मैच होगा इनका, मेरे ख्याल से पहले वो दूसरे किसी टीम में खेलते थे, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी टीम में, लेकिन जो भी हो एक T20 स्पेशलिस्ट माने जाते हैं ये। ठीक है, न्यूजीलैंड के सुपर स्मैश पे उन्होंने काफ़ी कंसिस्टेंटली परफॉर्म करके रखा हुआ है कैंटरबरी की टीम के होकर। मैं इतना ही आपको बता सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ बता नहीं सकता, क्योंकि इस ग्रुप में या फिर ऐसे टीम के अगेंस्ट में उनका कोई परफॉर्मेंस नहीं है, ना ही इस ग्राउंड में कुछ है। बस इतना ही मैं कहूँगा कि T20 स्पेशलिस्ट है, मोस्ट प्रोबेबली टीम इनको सही से इस्तेमाल भी करेगी, बैटिंग भी इनको सही जगह में मिल जाने वाली है, तो टीम में आपका ज़रूर से होना चाहिए। और सिर्फ टीम में नहीं, काफ़ी लोग इनको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाएंगे, ये मुझे ही पता है, आपको ही पता है, तो अगर आप चाहो बना सकते हो। अभी पता नहीं है कि पहला मैच है कि टीम किस तरह से इस्तेमाल करेगी, वो भी हमें नहीं पता है, लेकिन नाम के बेसिस पर ही सही लेना आपको पड़ेगा ही अपने टीम में। उसके बाद सिम्सन आते हैं, हॉलमन जो मेरे लिए काफ़ी बड़े पट बनने वाले हैं, और शायद ग्रीन से भी ज़्यादा। अभी क्या है कि ग्रीन ने एक मैच में 5 विकेट निकाला हुआ था, लास्ट ओवर में 4 विकेट ऐसा कुछ किया था उन्होंने, तो तब से लोग इनको ले भी रहे हैं और कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि अभी हेल्म आ गए हैं और मरता भी हैं, ठीक है, तो डेथ ओवर्स में बॉलिंग का मौका शायद अभी ग्रीन को नहीं मिले। मैं स्मॉल लीग के लिए ये चीज़ नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मिडिल सेक्स अभी तक जो है ग्रीन को बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर रही है, सही जगह पर उनको बॉलिंग दिया जा रहा था, और बैटिंग तो ये कर ही लेते हैं, तो इनको स्मॉल लीग में इग्नोर कर पाना मुश्किल होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप कहीं पे चांस लेना चाहते हैं तो ग्रीन एक ऑप्शन बन जाते हैं, क्योंकि अभी हेल्म और मर्द तक आ चुके हैं, तो इनका जो बॉलिंग का एरिया होने वाला है वो 17th 18th 19th ओवर में शायद नहीं भी हो। ठीक है, उसके बाद साउटर है, फिन, हेल्म, मुर्ता के में से फिन हमारी टीम में ज़रूर से होंगे, हेल्म भी होंगे, साउटर और हॉलमन में से मैं किसी एक को ही लेना पसंद करूँगा। हॉलमन थोड़ा सा ऊपर बैटिंग करने आते हैं और साउटर नीचे, बाकी यही है। मेरे पर्सनल फेवरेट में ऑफकोर्स हॉलमन आते हैं, और अभी तक ऐसा कोई मैच नहीं गया है जहाँ पर हॉलमन फेल हुए हों, लेकिन फिर भी लोग इग्नोर कर रहे हैं ऑलराउंडर सेक्शन में जैम की वजह से। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें तो निशम के साथ अभी लॉरेंस के साथ लोग जा रहे हैं धीरे धीरे। लॉरेंस ने आखिरी मैच में विकेट्स भी निकाला हुआ था, बैटिंग से तो अच्छे फॉर्म पर वो है ही। रिस्की में व्हीटर है और साथ में हार्मर।
बहुत रिस्क लेना है तो पेपर और बुटलमैन में से कैप्टन मसलन की आप सोच सकते हो। बुटलमैन को काफ़ी लोग टीम में लेंगे और पिछले मैच जैसे ज़्यादा परसेंटेज लोग होंगे जो इनको अभी टीम में लेने वाले हैं। लेकिन प्रॉब्लम एक ही होने वाला है, ये मैं बता दूं कि ये कीपर सेशन में है। अगर आप इनको टीम में लेते हैं, जो बहुत गलत डिसीजन नहीं होना चाहिए, लेकिन इनको टीम में लेने के चक्कर में आपको हो सकता है दूसरे किसी स्लॉट से प्लेयर्स को कम करना पड़े जो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस रख सकते हैं विद बैट एंड बॉल बोथ। अच्छा, ब्रिटिश की तरफ से यहाँ पर डैरल मिशेल और क्रिस ग्रीन होंगे। डैरल मिशेल का परसेंटेज अभी कम है, लेकिन आपको ही पता है कि जब भी लोग इनको खेलते रहेंगे ऑटोमेटिकली लोग इनको ले लेंगे टीम में। उसके बाद क्रैकरेल और फिल। रिस्क लेना है तो हेल्म और साउटर में से आप किसी को कंसिडर कर सकते हैं, और यहाँ से एस्किनासी और गबेज में से कोई एक। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। तो मैंने यहाँ पर इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना कर रखा है, थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि ऑलराउंडर सेक्शन में मैं यहाँ पर ग्रीन को नहीं ले पाया। आप अगर चाहें तो हॉलमन के जगह पर भी ले सकते हैं, लेकिन हॉलमन मेरे लिए हमेशा ही फर्स्ट प्रायोरिटी में रहेंगे। ठीक है, इस ग्राउंड पे मैंने जितना देखा है कि ज़्यादा हैंडी वो रहे हैं, और क्योंकि अभी हेल्म आ गए हैं, मुर्तग आ गए हैं, तो हो सकता है कि ग्रीन का बॉलिंग एरिया भी जो है वो बदल जाए। बाकी बैटिंग वो कर सकते हैं, ये एक पॉइंट है, लेकिन इस राउंड पे मैं हॉलमन को ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगा। बाकी आपको सेफ जाना है, आप बिल्कुल ग्रीन के साथ जा सकते हो, काफ़ी लोग उनको कैप्टन भी बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने बुटलमैन पे रिस्क लिया है। ठीक है, पिछले मैच में अच्छा खेल के आए हैं, नॉट आउट रहे थे, टीम को जिताया है, तो मोमेंटम उनके पास है। टैलेंट तो पहले थी ही, टैलेंट और फॉर्म जो मैं सीजन की शुरुआत से बता रहा हूँ। और क्योंकि यहाँ पे रन्स बनते हैं, हमें एक बैटिंग हैवी टीम बनानी है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर कोशिश करा है कि दोनों ही टीमों का टॉप 4 को लगभग कवर करने का। यहाँ पर मैंने दोनों ओपनर को ले रखा है। ठीक है, और उसके बाद डैन लॉरेंस है। उसके बाद मैंने निशम को लेकर रखा है, जो भी लगभग 5 तक उनकी बैटिंग आ जाएगी। पेपर बीच में आते हैं, लेकिन उनको पॉसिबल नहीं हो पा रहा है यहाँ पर लेना। एक अगर आप रिस्क लेते हो वीटर का तो ही पेपर मैनेज होंगे, नहीं तो नहीं। लेकिन वीटर का रिस्क मतलब काफ़ी बड़ा रिस्क हो सकता है। कीपर सेक्शन में डिफॉल्ट पिक होंगे ये, और ये कीपिंग से ही पॉइंट देते हैं। ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी है। अगर आप पेपर को किसी ऑलराउंडर का जगह पर लेना चाहते हो तो ज़्यादा रिस्क हो सकता है, मुझे लगता है, क्योंकि बैटिंग से अगर वो 30-35 रन भी बना देते हैं ना, तब भी कोई ऑलराउंडर आके वो पॉइंट कवर करके दे सकता है। ठीक है, डैन लॉरेंस मस्ट हैव है मेरे लिए, एस्किनासी मस्ट हैव है, क्रैकरेल परसेंटेज प्लेयर हैं और अच्छा कर रहे हैं, तो आप ले सकते हैं। अगर आपको ऑप्शंस चाहिए तो क्रैकरेल के जगह पर आपके पास यहाँ पे गबिस का एक ऑप्शन आता है, लेकिन उतना खास कुछ मैंने करते हुए देखा नहीं है इनको रिसेंटली जो मैचेस उन्होंने खेले हैं। रायट एंड डुस्काटे के ऑप्शन है जिन्होंने काफ़ी अच्छे करके रखा हुआ है, अगर आप चाहें तो इनको ले सकते हैं। नीचे कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, ये दोनों ही ऑप्शन होंगे, रायट एंड डुस्काटे और गबिस में से किसी एक को आपको लेना है अगर आप क्रैकरेल को नहीं देना चाहते हैं तो। ऑलराउंडर सेक्शन में मिचेल नाम बड़े हैं और T20 स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, ये हमें चाहिए तो लेना पड़ेगा। बाकी टीम किस तरह से इस्तेमाल करेगी वो देखना पड़ेगा हमें। निशम को मैंने रख लिया है, नंबर 5-6 बैटिंग आ जाएंगी, और ये कंडीशन के लिए काफ़ी फेवरेबल हो सकता है। डेथ में आके हिटिंग के लिए ये मुझे लगता है काफ़ी अच्छा चांस हो सकता है उनके लिए। समय इनका ख़राब चल रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है कि वो क्या है फिर से लोगों को रिवाइव करवाने के लिए। और T20 मैचेस में मैं कभी भी निशम को अंडर एस्टिमेट करने वाला हूँ नहीं, चाहे वो 0 दे, माइनस दे, कुछ भी दें। कुछ लोग हो सकता है कि लोग धीरे धीरे करके निशम को अंडर एस्टिमेट करने लग गए हैं। अभी परसेंटेज इनका 69 पे आ गया है, एक समय 90 के ऊपर चल रहा था तो है, लेकिन मेरे टीम में ये आपको दिख जाएंगे। बाकी मैं ऑप्शंस की बात करूं तो हेल्म फिन मेरे टीम में ज़रूर से होंगे। अगर बॉलिंग फर्स्ट हो रही है तो मैं शायद साउटर को भी कहीं से मैनेज कर लूँ। ठीक है, बॉलिंग फर्स्ट में कुक आपकी टीम में ज़रूर से होंगे, और अगर बॉलिंग सेकंड कर रही है इसकी टीम तब आप किसी और ऑप्शन को भी ढूंढ सकते हो। ठीक है, इस तरह की टीम में कैप्टन मसलन चॉइस की बात करें, डैन लॉरेंस काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। एक तो बैटिंग में इनका फॉर्म अच्छा है, हेड टू हेड में परफॉर्मेंस अच्छे हैं, बॉलिंग भी कुछ ओवर की करवा रहे हैं, और लेग स्पिनर जनरली यहाँ पे काम पे आ भी जाते हैं कभी कभार। फ्लाइट वगैरह दिलवाने के चक्कर में, हिटिंग के चक्कर में लोग विकेट दे जाते हैं, तो डैन लॉरेंस काफ़ी अच्छा ऑप्शन है मेरे लिए। ठीक है, और अगर आपको रिस्क लेना है कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी करें तो एस्किनासी, रीजन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो ये 2 ऑप्शन हो सकते हैं, मैं स्मॉल लीग में कंसीडर करूं। डैरल मिशेल भी अच्छे ऑप्शन है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि मुझे पता नहीं कि इनको किस तरह से टीम इस्तेमाल करने वाली है, इसीलिए मैं थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज हूँ। नहीं तो ये भी अच्छे ऑप्शन है, तो इन तीनों के इर्द गिर्द आप जा सकते हो। इनमें से लॉरेंस और डैरल मिशेल आपके लिए ऑलराउंडर टाइप प्लेयर होंगे, एस्किनासी बैटिंग से पॉइंट देंगे। ठीक है, रिस्क लेना है तो हॉलमन के साथ आप जा सकते हो, हॉलमन कंसिस्टेंट पॉइंट स्कोरर हैं मेजॉरिटी ऑफ द मैचेस में, हर मैच में शायद नहीं रिस्क होगा, लेकिन इसीलिए मैं स्मॉल लीग में नहीं कह रहा।
और बुटलमैन का ऑप्शन हमेशा ही ऑन रहता है। हालांकि थोड़े से मैच्योर कम मुझे नजर आते हैं ये। आखिरी मैच में हालांकि काफ़ी अच्छा उन्होंने खेला हुआ है, टीम को जिताया हुआ है, इसीलिए मुझे अभी थोड़ा सा भरोसा आ रहा है इन पे। इनके टैलेंट को लेकर मुझे कभी डाउट नहीं था, मैं सीजन के शुरुआत से कह रहा हूँ, लेकिन परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं आ रहा था, इसे मैं इग्नोर कर रहा था। लेकिन अभी पिछले मैच के बाद से थोड़ा थोड़ा उनका मोमेंटम हो सकता है वो गेन करें, और क्योंकि यहाँ पर रन ज़्यादा बनता है तो कंडीशन भी इनकी सपोर्टिव हो सकता है। ठीक है, तो स्मॉल लीग के लिए इन तीनों के साथ जा सकते हो। रिस्क लेना है तो बुटलमैन और हॉलमन, इवन अगर आप ग्रीन को भी कैसे मैनेज कर लेते हो तो वो ऑप्शन भी आपके लिए खुला रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, सारी एनालिसिस वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट में सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आती हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।